जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग? लव यू भाई, लव यू। कैसे हैं? चलिए, तो आज आपकी पहली क्लास है और वो है आपका मेंसुरेशन का। ठीक है, और मेंसुरेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं आज से। क्षेत्रमिति। ठीक है, क्षेत्रमिति में आपके दो भाग होते हैं, एक मेंसुरेशन 2D होता है और एक आपका मेंसुरेशन 3D होता है। इसकी प्रैक्टिस शीट को जो है मैं अपडेट कर रहा हूँ, तो उसमें थोड़ा सा समय लगेगा। तो 2 या 3 दिन के अंदर में आपको इसकी प्रैक्टिस शीट मिलेगी। बाकी पीछे के जितने भी टॉपिक्स हैं उनकी प्रैक्टिस शीट और उनकी क्लास नोट्स हमने दोनों अपलोड कर दिया है। साथ में जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि सर्कल की अलग से हम आपको एक प्रैक्टिस शीट अपलोड कर देंगे जिन्हें आपको सॉल्व करना है, तो वो भी मैंने अपलोड कर दिया है। यानी सर्कल में जो हमने थ्योरी प्लस क्वेश्चंस करवाए थे उसके अलावा एक अलग से मैंने आप लोगों के लिए प्रैक्टिस शीट डाला है, तो आप उससे ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, और आज से हम क्या शुरू करने वाले हैं? मेंसुरेशन 2D का। ठीक है चलिए, तो मेंसुरेशन 2D की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले मेंसुरेशन के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं और समझते हैं कि मेंसुरेशन है क्या। ठीक है, क्या ये ज्योमेट्री से अलग है या ज्योमेट्री का ही पार्ट है? और अगर है तो हमारे परीक्षा में इसके ऊपर से कितने सवाल आते हैं, कितने क्वेश्चन हमें बनाने होते हैं? ठीक है, किस तरह के सवाल हमसे पूछे जाते हैं पेपर में, ये सारी बातें। तो सबसे पहले अगर हम आपको बताएं मेंसुरेशन को लेकर, क्षेत्रमिति को लेकर, तो मेंसुरेशन के टोटल कुल मिला के दो भाग हैं। एक हमारा है 2D यानी 2 डायमेंशन और एक हमारा है 3D यानी 3 डायमेंशन। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए जो आप ये बोर्ड देख रहे हैं, तो ये बोर्ड में जो सरफेस हो गया ना, जैसे इस बोर्ड की एक लंबाई हो गई, एक चौड़ाई हो गई, तो ये हमारा 2D फिगर है। ठीक है, जिस भी चीज़ के यहाँ पर 2 डायमेंशन होते हैं ना, जैसे आपके एक तरीके से हाथ में जो आपका मोबाइल फ़ोन है, तो मोबाइल का जो स्क्रीन है ना, वो स्क्रीन जो है वो 2D है, क्योंकि उस स्क्रीन की एक लंबाई है और एक चौड़ाई है। लेकिन अगर हम बात करते हैं पूरे के पूरे मोबाइल की, तो वो मोबाइल जो है वो 3D फिगर है। क्यों? क्योंकि उस मोबाइल की जो लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। अब जैसे मानिए मोबाइल है, ठीक है, अब ये मोबाइल की अगर हम बात करते हैं, तो ये जो स्क्रीन हो गया हमारा, गौर से देखिए, तो ये जो मेरा स्क्रीन हो गया मोबाइल का, तो ये लंबाई है और इसके अंदर चौड़ाई है, तो हम इसे क्या बोलेंगे? मेंसुरेशन 2D हो गया ये हमारा। ठीक है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा इस तरीके से इस मोबाइल को देखते हैं, तो क्या हो गया? मेरे पास लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और मेरे भाई ऐसा देखो एक ऊंचाई भी है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? 3D फिगर बोलेंगे। यानी जिस भी ऑब्जेक्ट के पास एक सिर्फ लंबाई होती है, ठीक है, और चौड़ाई होती है, तो वो 2D होता है। और जिसके पास तीनों हो गए ना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, वो 3D। जिस कमरे में आप बैठे हैं वो क्या है? 3D है। लेकिन जिस फर्श पे आप खड़े हैं, वो जो फर्श है, जो कमरे का नीचे का क्षेत्रफल है, वो हमारा क्या हो जाएगा? तो वो मेरे भाई 3D हो जाएगा। ठीक है, समझ गए मेरी बातों को यहाँ पर? तो इसमें आप कई सारे फोटो देख रहे हैं, आप गौर से देखिए। तो जैसे अब ये सर्कल आप देख रहे हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा? 2D। लेकिन जो क्रिकेट की गेंद होती है, ठीक है, वो हम क्या कहते हैं? तो उसे हम 3D फिगर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं सेम तरीके से ट्रायंगल को लेकर, तो ट्रायंगल अपने आप में कैसा फिगर है? 2D फिगर है। लेकिन अगर हम पिरामिड की बात करेंगे तो वो हमारा 3D फिगर है। तो पहले हम आपको पढ़ाने वाले हैं 2D और फिर उसके बाद हम पढ़ाएंगे आपको 3D। ठीक है आप लोग आईफोन से बाहर आ जाओ। ठीक है बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, सारे के सारे आईफोन 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 ही किए जा रहे हो। सर 14 प्रो है, हाँ जी 14 प्रो मैक्स है, समझ गए पढ़ लो पहले। जिस दिन आप लोगों के 50 50 50 आ गए ना, तो हमारी तरफ से यही वाला फ़ोन आपको गिफ्ट करेंगे, समझ गए? हमने तो कह ही रखा है कि हमारा रिकॉर्ड जिसने तोड़ दिया, तो उसको दुनिया की सबसे महंगी वाली फ़ोन खरीद के देंगे हम उसे, जो भी वो बोलेगा। हमारा रिकॉर्ड तोड़ो, मोबाइल ले जाओ। ठीक है चलो आ जाओ। तो यहाँ अगर हम बात करते हैं सबसे पहले क्षेत्रमिति के बारे में, तो क्षेत्रमिति शब्द का शाब्दिक अर्थ है मापना। यह गणित की एक शाखा है जो विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों की परिधि, क्षेत्रफल और आयतन के माप से संबंधित है। अभी हम सिर्फ बात करें यहाँ पर, तो किन किन बारों में डील करता है? तो जैसे 1 डायमेंशनल का मतलब पेरीमीटर, 2 डायमेंशनल का मतलब एरिया और 3 डायमेंशनल का मतलब हो गया वॉल्यूम। इन 3 क्षेत्रफलों या इन 3 चीज़ों के बारे में डील करता है। मेंसुरेशन के 2 भाग हो गए हमारा, 2D और 3D। पूरे मेंसुरेशन में या तो आप जो है किसी भुजा का साइड नाप रहे होगे, या फिर आप उसका क्षेत्रफल नाप रहे होगे, या फिर जो है उसका एक तरीके से वॉल्यूम नाप रहे होगे। ठीक है, सर आपने कभी बताया नहीं कि आपके पास आईफोन है। हर चीज़ बताना ज़रूरी होता है? ये बताओ पहले।
आपने कभी बताया कि आपकी महिला मित्र भी है? नहीं बताया ना। कीमती चीज़ें छुपा के रखी जाती हैं, बस समझ लो। ठीक है। अरे भाई पढ़ लो, यहाँ पे आईफोन की चर्चा नहीं हो रही है, पढ़ लो पहले। हाँ, मेरा रिकॉर्ड ब्रेक करना और मेरा रिकॉर्ड ब्रेक करके आ जाना, मेरी वाली ही आईफोन लेके चली जाना। ठीक है भाई, आ जाओ, पढ़ो, अब आगे पढ़ो। तो जैसे मानो कि अगर हम बात करते हैं 2D को लेकर, तो 2D की अगर हम बात करते हैं तो 2D में हमें जो है बेसिकली, अगर हर जगह पर जाओगे, जैसे मानो अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ते हो, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर कई सारे फिगर बनते हैं, जैसे मानो ये स्क्वायर वाला हो गया, कई सारे फोटोज बनते हैं। तो उन सब के लिए जो बेसिक हमारा रिक्वायरमेंट होता है वो हमारा होता है पाइथागोरस के ट्रिपलेट का। अगर आपको पता होगा तो अच्छे तरीके से हमने आपको एक एक पाइथागोरस का ट्रिपलेट बता रखा है, समझा भी रखा है। थोड़ा सा हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे पाइथागोरस के ट्रिपलेट की बात करें तो सबसे पहला ट्रिपलेट हमारा छोटू ट्रिपलेट हो गया 3 4 5। दूसरा हमारा हो जाता है 5 12 13। एक बार कमेंट बॉक्स में आप सभी ट्रिपलेट लिखना शुरू करना। तीसरा हमारा हो जाता है 7 24 25। जिसको जितने जितने ट्रिपलेट याद हैं सारे के सारे कमेंट बॉक्स में लिखते चलो मेरे भाई। ठीक है। उसके बाद हमारा ट्रिपलेट कौन सा हो जाता है? 9 40 41 हो जाता है यहाँ पे। और आगे की अगर हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं। ठीक है। तो जैसे मानो हमारा 3 4 5 है, तो इस 3 4 5 को इस्तेमाल करके हम क्या बनाते हैं? 6 8 और 10 बना सकते हैं। अगर हम मानो सब में 2 से मल्टीप्लाई कर दिए 6 8 10 बन जाएगा, सब में 3 से मल्टीप्लाई कर दिए ट्रिपलेट बन जाएगा, सब में 4 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ट्रिपलेट बन जाएगा। तो इस तरीके से करके हम अलग अलग ट्रिपलेट बना सकते हैं। इसमें जो हमारा एक रह गया वो हमारा रह गया बेसिक ट्रिपलेट 8 15 17 भी रह गया यहाँ पर। ठीक है। जी हाँ, चलिए 6 8 10 हो गया, 3 6 हो गया, बहुत शानदार बहुत शानदार। 7 24 25 हमने लिख दिया है, 9 40 41 भी लिख दिया है। ठीक है। और यहाँ पर जो लास्ट है हमारा वो है हमारा 11 60 और 61। तो ये हमें ध्यान रखना है। जिस बच्चे को ये ध्यान नहीं है तुरंत मेरे भाई इसे कॉपी में लिखो और आप अपने स्टडी टेबल के बगल में इसे चिपका के रख देना, स्टडी टेबल के सामने, ताकि सुबह शाम दिन रात जो है आप इसे आराम से देखते रहो। ठीक है। एक और ट्रिपलेट हमारा हो जाता है 20 31 29 हो जाता है। तो ये सभी ट्रिपलेट हैं जो पेपर में आपके पूछे जाते हैं और आपको इसे ध्यान रखना है। ट्रिपलेट बनाने का हमने तरीका भी आपको सिखा रखा है कि असल में ट्रिपलेट बनता कैसे है। जैसे अगर हम बात करते हैं ऑड संख्याएं यानी विषम संख्याओं का ट्रिपलेट अगर हम बात करें तो देखो बहुत सारे मेरे ऑलरेडी यूट्यूब पर वीडियोस वायरल हैं शॉर्ट्स के, अगर आप देखोगे तो मैं शॉर्ट्स के माध्यम से भी छोटे छोटे कंसेप्ट को जो है वो बताने की कोशिश करता हूँ आप लोगों से। तो आप लोग उससे भी देखा करो और आप लोग उससे भी शेयर किया करो। जैसे ऑड संख्या का ट्रिपलेट कैसे बनता है मैंने बहुत ही क्लियर लफ्ज़ों में बता रखा है कि देखो ऑड संख्या का ट्रिपलेट कैसे बनता है। जैसे मानो हमारे पास क्या है, हमारे पास 3 है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना है, तो सबसे पहले हमें जैसे मानो 3 है तो 3 का हम स्क्वायर कर देंगे तो क्या बन जाएगा? 9 बन जाएगा। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर क्या कर देंगे? 9 बन जाएगा। अब उसके बाद जैसे मानो सबसे पहले हम उस संख्या का, ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो गया, जैसे मान लीजिए 9 बना दिया। अब उसमें हम क्या कर सकते हैं, तो उसमें हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं। इसमें एक जोड़कर आधा कर देते हैं और उसके बाद यहाँ पर एक घटा के आधा कर देते हैं, तो ये हमारा ट्रिपलेट बन जाता है। हमने कई बार आपको बता रखा है कि स्क्वायर करके एक जोड़ के एक घटा के आधा कर दो, ये हमारा सीधा का सीधा ट्रिपलेट बन जाएगा। या शुरू में भी आप ऐसा एक काम कर सकते हैं, और वो काम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो वो काम आप ऐसा कर सकते हैं कि जैसे 3 है, ठीक है, तो 3 में आप क्या करो, 3 में एक जोड़कर आधा कर दो। पहली बात तो यहाँ पर 3 में एक जोड़ा और आधा कर दिया, तो 4 का आधा कितना हो गया? 2 हो गया। लेकिन फिर ये लंबा हो जाएगा, ये बेकार सा हो जाएगा, इसको हटाओ। सबसे बढ़िया वही मैंने बताया जो आपको बताया। कोई भी और संख्या है, जैसे मानो 3 हो गया, सबसे बढ़िया अगर मानो 5 की ही बात कर लेते हैं, तो 5 का सबसे पहले आप क्या करिए, 5 का सबसे पहले आप स्क्वायर करिए तो आपका 25 हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आप इसका स्क्वायर कर दीजिए, फिर इसमें एक जोड़कर आधा कर दीजिए, इसमें घटाकर आधा कर दीजिए। 25 में आप एक माइनस करके आधा करेंगे और 25 में आप एक जोड़कर आधा करेंगे, तो ये आपका क्या बन जाएगा? ट्रिपलेट बन जाएगा बड़े प्यार से। तो 24 का आधा हो जाएगा 12 और 26 का आधा हो जाएगा 13। इसीलिए 5 12 और 13 हमारा क्या हो जाता है? ट्रिपलेट हो जाता है। किसी भी विषम संख्या का अगर आपको ट्रिपलेट निकालना है तो आप ऐसे ही कर सकते हैं। मान लीजिए 7 से आपको निकालना है, तो 7 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाता है? 49 हो जाता है। 49 में एक जोड़ो तो 50। ठीक है, पहली बात तो 49 में घटाओ तो 48, 48 का आधा 24, 49 में जोड़ो 50, 50 का आधा 25, तो हमारा 7 24 और 25 जो हो गया ये हमारा ट्रिपलेट हो गया। लेकिन इसमें एक कंडीशन है ऑड वाले में, और वो कंडीशन ये है कि जब हम कोई ट्रिपलेट लिखते हैं ना, 3 4
5 मानो लिखो। अब इसमें ये हमारा ऑड है, ये हमारा ऑड है और ये हमारा इवन है। तो हम ट्रिपलेट उन्हीं का बनाते हैं जो सबसे छोटी संख्या होती है। सबसे छोटी संख्या को देखना होता है, वो अगर ऑड है तो ऑड वाला नियम लगाते हैं, और सबसे छोटी संख्या अगर इवन है तो इवन वाला नियम लगाते हैं। 3 4 5 में सबसे छोटी संख्या यहाँ पर देखो ऑड है तो ऑड का नियम लग गया। 5 12 और 13 में सबसे छोटी संख्या ऑड है तो ऑड का नियम लगेगा। 7 24 और 25 में यहाँ पर सबसे छोटी संख्या 7 है तो नियम लग जाएगा। यानी यहाँ पर मैंने जितने भी यहाँ पर नंबर लिखे हुए हैं, जैसे इस ट्रिपलेट में सबसे छोटी संख्या ऑड है तो ऑड का नियम लगेगा, इस ट्रिपलेट में सबसे छोटी संख्या ऑड है तो ऑड का नियम लगेगा, इस ट्रिपलेट में सबसे छोटी संख्या ऑड है तो ऑड का नियम लगेगा, यहाँ सबसे छोटी संख्या ऑड है तो ऑड का नियम लगेगा। लेकिन वहीं पर 8 15 17, अब यहाँ पर ये दोनों ऑड है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, ये दूसरा इवन है तो यहाँ इवन वाला नियम लगेगा। तो हमें इवन वाला भी नियम सीखना है। इवन वाला नियम अगर हम बात करते हैं, जैसे यहाँ पर देखो सबसे छोटी संख्या हमारा इवन है तो 6 8 10 हो गया। तो 6 8 10 का ट्रिपलेट बनता कैसे है वो भी समझते हैं। तो ऑड वाले का कैसे बनता है, पहले स्क्वायर कर दिया जाता है, स्क्वायर करके एक घटा के आधा और एक जोड़ कर आधा। अब हम बात करते हैं किसी भी इवन संख्या से हम ट्रिपलेट कैसे बना सकते हैं, किसी भी इवन संख्या से हम ट्रिपलेट कैसे बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पर कहा सर देखिए, मान लीजिए कि आपके पास कोई इवन संख्या है और वो हमारी क्या है 6 है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो 6 के साथ ट्रिपलेट क्या बनता है, 6 8 और 10 का बनता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो पहले आप क्या कर दीजिए, 6 का मेरे भाई आधा कर दीजिए, आपको क्या मिल गया 3, ठीक है। अब उसके बाद इसके स्क्वायर में से एक घटा दीजिए और इसके स्क्वायर में एक जोड़ दीजिए, यही कहानी हो जाएगी। बस यहाँ पे जस्ट उल्टा करना है। वहाँ पहले हम स्क्वायर करते थे फिर आधा करते थे, यहाँ पर पहले आधा करेंगे फिर स्क्वायर करेंगे। तो 9 में से हमारा एक चला जाएगा तो 8 हो जाएगा, और 9 में एक जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा। तो इसलिए 6 8 और 10 का हमारा क्या बन जाएगा, ट्रिपलेट बन जाएगा। चलिए हम 8 15 17 पे लागू करते हैं। किस पे लागू करते हैं, 8 पे 15 पे और 17 पे। अब ज़रा देखिए, जैसे मान लीजिए सबसे छोटी संख्या इसमें क्या है, इवन है। तो पहले मैंने क्या कहा, 8 का आप आधा कर दीजिए, तो 8 का आधा आपका कितना हो गया, 4 हो गया। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, 4 के स्क्वायर में से एक घटा देंगे, 4 के स्क्वायर में एक जोड़ देंगे। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 15, और ये हमारा कितना हो जाएगा 17। इसीलिए 8 15 17 क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। तो बहुत ही प्यार तरीका है, बहुत ही अच्छा तरीका है ट्रिपलेट बनाने का। वो यहाँ पर ये है कि कभी भी कोई भी ऑड संख्या आपके पास आती है तो आपको पता है कि आप इसका आधा नहीं कर सकते हो, ठीक है। 5 का आधा का मतलब हो जाता है 2.5, जो कि दशमलव में आएगा, तो बेकार काम है करना। तो इसीलिए हम इसमें क्या करते हैं, पहले कर देते हैं इसका स्क्वायर, ठीक है, और फिर उसके स्क्वायर में एक घटा के आधा एक जोड़ के आधा। लेकिन ऑड वाले में देखो, अब इवन वाले में हमें पता है कि इवन वाले में हम इसका आधा कर सकते हैं, तो इसीलिए पहले हम आधा कर देते हैं और फिर उसके स्क्वायर में घटाते हैं, उसके स्क्वायर में एक जोड़ते हैं। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर जो है, ठीक है, दोनों बातें आप समझ पाए कि कैसे ऑड संख्या का ट्रिपलेट बनता है और कैसे इवन संख्या का ट्रिपलेट बनता है। इसके आधार पर आप जो मर्जी चाहो, कल के दिन अगर आपको मान लो कि यहाँ 12 के सहारे कोई ट्रिपलेट जांच करना हो, क्या पता 12 किसके साथ ट्रिपलेट बनाता है, तो कुछ मत करो आप यहाँ पर, सबसे पहले 12 का आधा कर दो। तो 12 का आधा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा मेरे भाई। अब उसके बाद यहाँ पर क्या करो, तो 6 के स्क्वायर में एक घटा दो, 6 के स्क्वायर में एक जोड़ दो यहाँ पर। तो 6 का स्क्वायर 36 में से एक गया तो 35, और 36 में एक जोड़ दो तो 37। तो 12 35 और 37 हमारा क्या बनाते हैं, ट्रिपलेट बनाते हैं। आप कोई भी एग्जाम्पल ले लो। चलो एक काम करते हैं, हम आपको यहाँ पर एग्जाम्पल देते हैं, जल्दी से बताओ 16 के साथ 16 किसके साथ ट्रिपलेट बनाता है, चलो बताओ यहाँ पर, ठीक है। बताइए जल्दी से, आग लगा दी सर, जहर ट्रिक। बताइए। तो आप बोलेंगे सर देखिए 16 एक इवन नंबर है, इसका आधा किया जा सकता है, तो पहले इसका आधा करेंगे तो 8 आएगा। कुछ नहीं सर, उसके बाद 8 के स्क्वायर में एक कम कर देते हैं और 8 के स्क्वायर में एक हम जोड़ देते हैं। तो ये हमारा 8 का स्क्वायर में से कम कर दिया तो 63 आ गया, और एक जोड़ दिया तो सर 65 आ गया। यानी 16 63 और 65 जो हो जाएगा सर, ये हमारा ट्रिपलेट हो जाएगा। समझ गए भाई, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है तो बताइए। बहुत शानदार। तो इसी बहाने, इसी तरीके से जो है आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ट्रिपलेट बना सकते हैं। और इन सभी ट्रिपलेट्स की जो आवश्यकता है वो मेंसुरेशन में पढ़ने वाली है आपको। अब इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं
कि चलो ठीक है, हमने यहाँ पर ट्रिपलेट बना लिया। अब उसके बाद इसमें यूनिट ऑफ कन्वर्जन भी आता है। यूनिट ऑफ कन्वर्जन हमारा कैसे आता है, जैसे आपको पता है कि हमें इसको कन्वर्ट करना है मिली सेंटी। देखोगे क्षेत्रफल जो होता है, एरिया देखो लंबाई है। अब लंबाई को किस किस में नाप सकते हैं, मीटर में, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, डेसीमीटर में, अलग अलग में। और उसी तरीके से उनके एरिया को भी नापा जाता है, उसी तरीके से उनके वॉल्यूम को भी नापा जाता है। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं तो बचपन में कहने का मतलब हमने आपको परसेंटेज में ही ये बात पढ़ा रखी है, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। और जैसे 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 जो है हम मिली से सेंटी, सेंटी से डेसी, मतलब छोटे से बड़े की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, छोटे से बड़े की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, डिवाइड बाई 10, 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 डिवाइड बाई 10। और जैसे जैसे बड़े से छोटे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे मेरे भाई, वैसे हम यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 10। जैसे आपने देखा होगा कैंडी क्रश के गेम में कि एक बड़ा सा जो चॉकलेट है या बड़ू सा चॉकलेट जो है जब फूटता है तो कई सारे छोटे 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 चॉकलेट में बिखर जाता है। तो ऐसे समझ लो कि जैसे मानो ये जो किलोमीटर है, ये जो किलोमीटर है, ये बहुत बड़ा क्वांटिटी है और ये बहुत बड़ा क्वांटिटी है। तो ये जब मेरे भाई टूटेगा, और किस में टूटेगा, मीटर में, तो ये कई सारे मीटर्स में टूटेगा। तो वही बात है, बड़ा क्वांटिटी जब मेरे भाई टूटेगा ना छोटे में, तो अपने आप का 10 गुना हो जाएगा, फिर ये 10 गुना हो जाएगा, फिर ये 10 गुना हो जाएगा। इसीलिए 1 किलोमीटर के अंदर 10 इंटू 10 इंटू 10 यानी 1000 मीटर होता है। तो बड़े से छोटे में जाते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 10, और छोटे से बड़े में आते हैं तो डिवाइड बाई 10 होता है। ये टेबल आपको ध्यान रखना है, हालांकि बचपन में मैंने ये पढ़ा रखा है आपको। ठीक है। अब चलिए यहाँ पर बात करते हैं एरिया और पेरीमीटर के बारे में, कि यहाँ पर बच्चों को जनरली कन्फ्यूजन होता है कि एरिया क्या है और पेरीमीटर क्या है। ठीक है, तो आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि आपका घर है, आपके घर में आप रहते हैं, ठीक है, और आपके घर का एक बाउंड्री है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ना, जैसे मानो हम एक छोटा सा काम करते हैं, हम इस कीबोर्ड को उठा के लेके आते हैं, और ये जो कीबोर्ड है ना, समझ लीजिए आपका घर है। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपका घर का बाउंड्री है, ये अंदर में आप रह रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद ये बाहर की बाउंड्री है। तो जब दिवाली होता है, दीपावली का समय आता है, छठ पूजा का समय आता है, या शादी का माहौल होता है, तो आप अपने घर में लाइटिंग करते हैं। अब लाइटिंग करते हैं तो किस पर लाइटिंग करते हैं, बाउंड्री पर लाइटिंग करते हैं, पूरे बाउंड्री पर लाइट लगाएंगे। ठीक है, जो आप एक तरीके से ऐसे कर लीजिए, दीवारें ऊंची ऊंची करते हैं आप, ठीक है, तो वो कहाँ करते हैं, बाउंड्री पर। तो ये जो बाउंड्री वाला पोर्शन हो गया ना, इसे हम कहते हैं परिमाप। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया, तो एक तरीके से मान लीजिए अगर मुझे उसको रस्सी से घेराबंदी करनी है, उसकी घेराबंदी अगर रस्सी से करनी है, तो वो उसका पेरीमीटर यानी परिमाप हो जाता है। ठीक, और बाकी जो उसके अंदर का सरफेस है, जिसके ऊपर हम कुछ काम कर सकते हैं, जैसे इस पे हम खेती कर सकते हैं, इस पे हम घर बना सकते हैं, इसकी रंगाई पुताई कर सकते हैं, इस पे हम छोटे छोटे टाइल्स लगा सकते हैं, ये हमारा हो जाता है एरिया। तो रस्सी से जो बाउंड्री खींचा जा सकता है वो परिमाप होता है, पेरीमीटर होता है। ठीक है, और जिस पोर्शन पर कुछ काम किया जा सकता है उसे हम क्या कहते हैं, एरिया कहते हैं। उन्हीं बातों को यहाँ पर जो है पीपीटी में बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया है। ठीक है, अब बात करते हैं मेंसुरेशन 2D में। तो ये जो 2D है, तो ये 2D में हमें क्या क्या पढ़ना है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर मेंसुरेशन 2D को लेकर, तो मेंसुरेशन 2D में और 3D में बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। लेकिन सबसे पहले अगर हम 2D की बात करें तो 2D में बेसिकली हमें क्या क्या पढ़ना है, क्षेत्रमिति 2D में। तो सबसे पहला जो आपको पढ़ना है वो मेरे भाई पढ़ना है आपको यहाँ पर ट्रायंगल। ये देखिए त्रिभुज हो गया आपका, इसे पढ़ेंगे। उसके बाद ट्रायंगल के बाद देखो ये 3 साइडेड पॉलीगन है। फिर उसके बाद आप क्या पढ़ेंगे, तो स्क्वायर पढ़ेंगे। फिर स्क्वायर के बाद मेरे भाई आप क्या पढ़ेंगे, सर्कल पढ़ेंगे। और सारा खेल बस इन्हीं 3 फिगर्स का होने वाला है। जितना भी खेल आप पढ़ने वाले ना, सारा का सारा जो है इन्हीं 3 फिगर्स का होगा और किसी का कुछ नहीं होगा। ठीक है, और एक सेकंड में कुछ नया ट्राई कर रहा हूँ। बहुत शानदार, खतरनाक ये मेरे को एलिमेंट हाथ लगा है और मज़ा आ गया इसको देख के। ठीक है, तो मैंने आपसे क्या कहा कि मेंसुरेशन आप पढ़ रहे हैं, और मेंसुरेशन में 2D में आपको जनरली इन 3 बातों पर फोकस करना है कि ये 3 बातें आपके काम के आने वाली हैं। ठीक है,
ये 3 बातें आपके काम की मेरे भाई आने वाली हैं, और ये 3 ही ऑब्जेक्ट के बारे में आप कहानी स्टोरी पूरा का पूरा पढ़ेंगे। अब जैसे अगर हम यहाँ बात करते हैं छोटा सा, समझिए, तो जैसे ये हमारा क्या हो गया, तो ये हमारा हो गया ट्रायंगल। अब ये ट्रायंगल हो गया यानी त्रिभुज हो गया। दूसरा हमारा क्या हो गया, यहाँ पर स्क्वायर हो गया, ठीक है। और तीसरा हमारा यहाँ पर क्या हो गया, तो तीसरा हमारा हो गया मेरे भाई सर्कल, ठीक है। अब ये 3 ऑब्जेक्ट में जब आप पढ़ेंगे तो ट्रायंगल से संबंधित लगभग हर वो जानकारी आप पढ़ेंगे जो आपने ज्योमेट्री में पढ़ा है। जो आपका मेंसुरेशन है वो कोई अलग पार्ट नहीं है, कोई अलग टॉपिक नहीं है, असल में ये ज्योमेट्री का ही पार्ट है जिसे हमें मेंसुरेशन के नाम पर पढ़ना है, यानी एक तरीके से ये हमारा छलावा है, ठीक है। तो जैसे ये ट्रायंगल है, ठीक है। अब जैसे मानो ये ट्रायंगल है, अब इस ट्रायंगल से संबंधित आपने क्या क्या पढ़ा होगा, तो ट्रायंगल से संबंधित जो आपने पॉइंट्स पढ़े होंगे वो थोड़ा सा हम एक बार आपको रिकॉल करवाते हैं। तो याद करिए, सबसे पहले ट्रायंगल से संबंधित आपने क्या पढ़ा था, तो सबसे पहला पॉइंट की अगर हम बात करें तो सबसे पहला पॉइंट आपने पेरीमीटर पढ़ा। उसके बाद ट्रायंगल के बारे में आपने क्या पढ़ा, तो एरिया पढ़ा। फिर उसके बाद आपने ट्रायंगल के सारे टाइप्स जाने, कितने प्रकार के ट्रायंगल होते हैं। टाइप्स को भी आपने 2 प्रकार में विभाजन किया था। पहला ऑन द बेसिस ऑफ साइड बांटा था कि भुजा के आधार पर आपने बताया हो, और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ एंगल बांटा था। साइड के आधार पर 3 प्रकार के ट्रायंगल थे। अगर तीनों भुजाएं बराबर हो जाती हैं तो इक्विलेटरल कहते हैं। 2 भुजा बराबर होती है मेरे भाई यहाँ पर, तो उसे हम क्या कहते हैं, आइसोस्केलेस कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और कोई बराबर नहीं होता तो स्केलेन कहते हैं। एंगल के आधार पर आपने बांटा था, तो अगर थीटा का मान 90 से कम है न्यून कोण त्रिभुज, 90 के बराबर है समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल, और 90 से ज़्यादा है तो अधिक कोण त्रिभुज यानी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ये सारी बातें आपने पढ़ी थी। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है ट्रायंगल के जो अपने प्रॉपर्टीज़ होते हैं उनके बारे में आपने जाना था। ट्रायंगल का प्रॉपर्टी क्या होता है, तो जैसे मानो आप एक तरीके से सेंटर्स की बात कर लो, इन सेंटर होता है, सरकम सेंटर होता है, ऑर्थो सेंटर होता है, सेंट्रोइड होता है। अब जैसे सेंट्रोइड यानी केंद्रक पढ़ा आपने, उस केंद्रक में आपने फिर पढ़ा होगा कि मीडियंस यानी माध्यिकाओं के बारे में, कि मीडियन का हम लेंथ कैसे निकालते हैं, ठीक है। मीडियंस के माध्यम से आपने ये भी पढ़ा, पोलोनियस थ्योरम भी आपने पढ़ा। फिर आगे चलकर आपने पढ़ा सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी। तो ये सारा पार्ट जो आपने पढ़ा है ना, ये सारा 2D का ही पार्ट है। लेकिन कुछ ऐसे ऐसे ऑब्जेक्ट हैं और कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हैं और कुछ ऐसे ऐसे कंसेप्ट हैं जो हमने ज्योमेट्री में नहीं पढ़ा है, वो हम कहाँ पढ़ने वाले हैं, तो मेंसुरेशन में, ठीक है। अगर हम बात करते हैं, जैसे अब एरिया को ही देख लो, एरिया निकालने के कुल मिलाकर 4 मेथड आपने पढ़े हैं। कहाँ पर मेरे भाई, तो यहाँ पर आपने ट्रायंगल के अंदर। तो ये चारों कंसेप्ट यहाँ काम आने वाला है, जिसमें साइन रूल हो गया, कोसाइन रूल हो गया, हेरोन्स फार्मूला हो गया, ये सारी बातें। स्क्वायर के बारे में जानेंगे तो सेम कहानी, स्क्वायर का पेरीमीटर क्या है, स्क्वायर का एरिया क्या है, स्क्वायर का इन रेडियस, स्क्वायर का सरकम रेडियस, ये सारी बातें आपने लगभग जानकारी प्राप्त कर ली है, ठीक है। ये सर्कल अगर इसके अंदर फिट हो जाए तो क्या होगा, सर्कल इसके बाहर फिट हो जाए तो क्या होगा। अब हम थोड़े से अलग लेवल के क्वेश्चंस पे बात करने वाले हैं जिनको हम मेंसुरेशन में पढ़ते हैं। अब मेंसुरेशन में अलग लेवल के क्वेश्चंस कैसे होंगे वो थोड़ा सा हम आपके लिए चर्चा में लेकर आते हैं, जो आपने ज्योमेट्री में नहीं पढ़ा। उदाहरण के तौर पे जैसे आपने ट्रायंगल तो पढ़ा, ठीक है, वो मुझे पता है, लेकिन ट्रायंगल के अंदर ऐसा एक ऑब्जेक्ट बनता है, ये आपने नहीं पढ़ा कि ट्रायंगल के अंदर हम ऐसा एक ट्रायंगल बना सकते हैं। या फिर मेरे भाई ट्रायंगल के अंदर जो है यहाँ पर, ठीक है, ट्रायंगल के अंदर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि ये ट्रायंगल है हमारा, तो इस ट्रायंगल के अंदर एक स्क्वायर हमने ऐसे बना लिया हो, दूसरा स्क्वायर हम ऐसे बना रहे हो। अब ऐसे सवालों में क्या पूछा जाता है कि ये जो अंदर स्क्वायर बैठा है ना, ये जो आपका अंदर स्क्वायर एक तरीके से बैठा है ये जो हमारा अंदर वाला पार्ट बैठा है, ये अंदर वाला पार्ट का हमारा क्षेत्रफल कितना होगा, ये बताओ। सिर्फ इस वाले पार्ट का, इस वाले पार्ट का क्षेत्रफल कितना होगा, ये स्क्वायर की हमारी साइड कितनी होगी। और ज़रूरी नहीं ये राइट एंगल ट्रायंगल में हो, ऐसा भी हो सकता है कि आपको ऐसा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दे दिया जाए, उसके अंदर एक ऐसा स्क्वायर बना दिया जाए, और उसके बाद तब आपसे पूछे कि बताओ यहाँ पर इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो ये सारी बातें, इस स्क्वायर की साइड कितनी होगी, अब ये सारा 2D ही है। आगे चल के जब 3D में पढ़ोगे ना, तो बस ये आपका जो ट्रायंगल है वो कोन में बदल जाएगा, और ये जो स्क्वायर है ये आपका एक तरीके से क्यूब में बदल जाएगा,
ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बातों को आप यहाँ पर। चलिए उसके बाद अगर जैसे मान लीजिए ये तो सिर्फ आपने ट्रायंगल के अंदर पढ़ा, सर्कल में या स्क्वायर में कैसे क्वेश्चन होंगे, तो आपका एग्जामिनर स्क्वायर पर ऐसा क्वेश्चन आपको देगा। अब स्क्वायर में आपने जो केसेस पहले पढ़ रखे हैं वो आपने क्या पढ़ रखा है वो हम आपको बताते हैं। तो स्क्वायर में जैसे पहले आपने क्या पढ़ा, कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन पढ़े होंगे आपने कि स्क्वायर के अंदर अगर कोई सर्कल है तो इस सर्कल की भुजा बताइए। अभी सिर्फ हम आपकी पहचान करा रहे हैं, और वो किससे करा रहे हैं, तो वो 2D से करा रहे हैं, ऐसा आपने पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद यहाँ बात करते हैं लेकर, तो मेरे भाई ये आपने स्क्वायर पढ़ा, और एक ये वाला केस पढ़ा आपने। दो केसेस कुल मिलाकर आपने पढ़े हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा बस। ठीक है, एक आपने यहाँ पर ये केस पढ़ा है, कहाँ गया भैया, बहुत नखरा करते हो तुम, कि अगर एक स्क्वायर के अंदर हम बनाते हैं, देखो एक स्क्वायर के अंदर अगर हम सर्कल बनाते हैं, तो आपने ये पढ़ा हुआ है कि अगर कोई वर्ग है उसके अंदर हम बना रहे हैं, तो दो केस आपने पढ़ा है कि अगर हम स्क्वायर के अंदर सर्कल बनाएंगे तो उसका क्या होगा, और अगर हम सर्कल के अंदर स्क्वायर बनाएंगे तो उसका एरिया साइड क्या होगा। अब आपको यहाँ पर तीसरा वाला टाइप पढ़ना है, और वो तीसरा वाला टाइप यहाँ पर क्या है वो समझिए। तीसरा वाला टाइप आपको यहाँ पर ये पढ़ना होगा कि जैसे मान लीजिए ये हमारा स्क्वायर है, ठीक है, एक सर्कल है तो सही, लेकिन वो उसको उस तरीके से नहीं टच करता है। ये सर्कल कुछ इसको इस प्रकार से टच करता है, ज़रा गौर से देखो, इस प्रकार से, सच दैट कि यहाँ पर ये दोनों वर्टेक्स को टच कर रहा है बहुत प्यार से। देखते चलो, यहाँ पे ये टच तो कर रहा है, यहाँ पर इस वर्टेक्स को टच कर रहा है, इस वर्टेक्स को टच कर रहा है, और यहाँ टच कर रहा है। और उस केस में मेरे भाई आपके परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए यहाँ वाले का क्षेत्रफल जो होगा वो हमारा कितना होगा। ठीक है, ये हमसे पूछा जाता है कि बताइए ये जो स्क्वायर है ना, इस स्क्वायर की पर्टिकुलरली साइड कितनी होगी, या इस सर्कल की हमारी साइड कितनी होगी। तो ऐसे ऐसे करके 2D में बहुत ही इंटरेस्टिंग फिगर्स हम पढ़ने वाले हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल हम यहाँ लगाने वाले हैं जो कि आपके परीक्षा में डायरेक्ट आते हैं। ठीक है, और ये जो होता है सबसे ज़्यादा घुमावदार और पेचीदा जो होता है वो हमारा 2D ही होता है। तो एक एक करके अब हम शुरुआत करेंगे, इजी मॉडरेट हाई टफ सारा का सारा हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है तो एक बार जो है वो ट्रेलर देख के कैसा लग रहा है आप लोगों को बताइए। चलिए, तो जिन्होंने सर्कल को या ज्योमेट्री को रिवाइज नहीं किया है वो मेरे भाई रिवाइज कर लेना ताकि मज़ा आए यहाँ पे। अब हम बात करते हैं, तो एक बार आपको अब काम क्या करना है, एरिया जो है ट्रायंगल का कितना होता है रिवाइज कर लेना, इन रेडियस सर्कम रेडियस रिवाइज कर लेना, इक्विलेटरल राइट एंगल ट्रायंगल आइसोस्केलेस मीडियन हो गया, सिमिलैरिटी हो गया, ये सारी बातें एक बार आप प्रॉपर तरीके से रिवाइज कर लेना। थोड़ा बहुत हम भी रिवाइज करवा देंगे, थोड़ा बहुत आपको भी रिवाइज कर लेना है यहाँ पर। ठीक है दोस्त, चलो आ जाओ। तो सबसे पहले हमारा ठीक है, ये सारी बातें हमने पढ़ा रखी हैं आपको, ब्रह्मास्त्र जो कि आपकी फॉर्मूला बुक है उसमें भी ये सारी बातें हमने दे रखी हैं, ज्योमेट्री में बहुत अच्छे तरीके से लंबे लंबे सेशंस लेकर सारे कंप्लीट किए हैं, तो वो एक बार आप रिवाइज कर लेना। ठीक है, बाकी अब हम चलते हैं सीधा का सीधा थोड़ा सा यहाँ पर, कि अगर हम कोई भी देखो एक नॉर्मल ट्रायंगल का तो एरिया निकालने आपको आता है। ठीक है, कि नॉर्मल ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, या हेरॉन्स फार्मूला के माध्यम से निकालते हैं। लेकिन अब हमें जो पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल हो ना, तो उसका हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो समझिए। जैसे सबसे छोटे से सवाल के साथ शुरुआत करते हैं। ठीक है, हमारे पास ऑलरेडी एक ट्रायंगल है, इस साइड का ये मिड पॉइंट है, इस साइड का ये मिड पॉइंट है, इस साइड का ये मिड पॉइंट है, और अगर हम इन तीनों मध्य बिंदुओं को जोड़ देते हैं यहाँ पर, अगर हम इन तीनों मध्य बिंदुओं को जोड़ देते हैं तो हमसे हमारे परीक्षा में यहाँ पूछा जाता है, ठीक है, कि इसका एरिया बताइए कि इसका एरिया हमारा कितना होने वाला है। ये जो हरा वाला पार्ट है, इस हरे वाले पार्ट का एरिया कितना होगा। तो वही बात है यहाँ पर या फिर ये जो हरा वाला जो ट्रायंगल है ना, इस ट्रायंगल का एक तरीके से अगर हम बात करें तो हरे वाले ट्रायंगल का हमारा जो है एक तरीके से पेरीमीटर कितना होगा। दोनों बातों पर समझते हैं। तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए कि अगर हम किसी भी त्रिभुज के अंदर कोई भी त्रिभुज बनाते हैं, उसके मध्य बिंदु को ही जोड़कर बनाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ बस त्रिभुज बनाते हैं तो यहाँ पर कहानी कैसे होगी क्या होगी वो समझिए। जैसे मान लीजिए हमारा ट्रायंगल है, इसके मिड पॉइंट्स को जोड़ के हमने क्या किया, एक ट्रायंगल बनाने की कोशिश की। हाँ देखिए, ठीक है,
तो यहाँ पर क्या होगा, इस वाले ट्रायंगल का पूरा पार्ट पूछा जाएगा आपसे कि ये वाला ट्रायंगल जो है अंदर वाला, इसका पेरीमीटर बताओ, परिधि बताओ, सब कुछ बताओ। तो नाम हमारा क्या हो गया, ए बी सी, और ये नाम हमारा क्या हो गया, डी एफ हो गया। ठीक है, ये जो भुजा होगी आपको भी पता है कि बाहर वाले का कितना होगा, आधा। जैसे अगर मानो मैं ये 2 सेंटीमीटर कह रहा हूँ तो ये 2 का आधा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसी तरीके से ये जो भी भुजा होगी उसका आधा ये वाला होगा, ये जो भी भुजा होगी उसका आधा हमारा ये वाला होगा। यानी जब भी हम किसी भी त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को जोड़ते हैं तो उस त्रिभुज का, यानी यहाँ पर छोटू ट्रायंगल हमारा हो जाएगा डी ई एफ, इसका जो पेरीमीटर होगा ना, क्या होगा पेरीमीटर, ये मेरे भाई आधा होगा, और परिमाप जो होगा वो आधा होगा। और किसका आधा होगा, तो बड़े वाले ट्रायंगल के पेरीमीटर के, यानी ए बी सी के। सबसे पहला पॉइंट तो यहाँ पर ये जानना है कि बड़े वाले का जो भी पेरीमीटर होगा उसका आधा कौन सा होगा, उसका आधा छोटे वाले का होगा। दूसरा पॉइंट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, ये डी ई एफ का जो क्षेत्रफल होगा, जो एरिया होगा, वो हमारा कितना होगा, तो इसका जो एरिया होगा 1/4 होगा। किसके, तो यहाँ पर ए बी सी के। समझ गए यहाँ पर। ठीक है, तो जैसे मानो बाहर वाले का पेरीमीटर अगर 40 है तो अंदर वाले का पेरीमीटर 15 हो जाएगा, और बाहर वाले का एरिया अगर 40 है तो अंदर वाले का एरिया 10 हो जाएगा। यानी पेरीमीटर आधा हो जाता है और क्षेत्रफल 1/4 हो जाती है। सारी चीज़ें सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी के माध्यम से हमने आपको ऑलरेडी करवा रखा है। ठीक है, ज्योमेट्री में। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो जैसे मानिए हमारे पास कोई भी दुनिया का ट्रायंगल है, अगर हम उसके मिड पॉइंट्स को जोड़ते हैं तो टोटल वो कितने भागों में बांटते हैं, टोटल कितने पार्ट्स में हमारे एरिया जो हैं वो बढ़ जाते हैं, ये हमसे पूछा जाता है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि जैसे मानिए आपके पास ये ट्रायंगल है, ठीक है, बहुत बड़ा ट्रायंगल है। उसके बाद आपने यहाँ पर क्या किया, आपने यहाँ पर जो है इसके मिड पॉइंट को यहाँ पे, इसके मिड पॉइंट को यहाँ, इसके मिड पॉइंट को यहाँ, तीनों मध्य बिंदु को जो आपने जोड़ा ना, तो कुल मिलाकर ट्रायंगल हमारा 4 बराबर क्षेत्रफल में बंट जाता है। जैसे मानिए इसका क्षेत्रफल अलग होता है, ठीक है, यहाँ पर इसका क्षेत्रफल अलग होगा यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पर जो है इसका क्षेत्रफल अलग होगा, और यहाँ पर इसका क्षेत्रफल अलग होगा, और ये चारों आपस में क्या हो जाएंगे, ये चारों के चारों मेरे भाई बराबर होंगे। यानी पूरे त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल 40 है तो 10, 20, 30 और 40, इस प्रकार से यहाँ पर जो है वो हमारा बराबर 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 क्षेत्रफल हो जाएगा। तो यही बात कहा गया यहाँ पर, ठीक है, कि यहाँ पर जो एरिया होता है फाइनली जो स्क्वायर से बनता है वो हमारा हो जाता है 1/4 ऑफ टोटल। ठीक है, अब यहीं तक हमारा ये फिगर सीमित नहीं होता है। कल के दिन एग्जामिनर इतना बदमाश है कि वो यहाँ पर क्या करेगा, बोलेगा ठीक है तुमने एक ट्रायंगल बनाया, मुझे समझ में आ गया, इस ट्रायंगल के तुमने मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक और ट्रायंगल बना दिया, मुझे समझ में आ गया। लेकिन कल के दिन यहाँ पर एग्जामिनर ऐसा करता है कि इस साइड का, इस साइड का, इस साइड का मिड पॉइंट ज्वाइन करके एक और बनाता है, फिर उसके अंदर एक और बनाता है, फिर उसके अंदर एक और बनाता है, और यहाँ पर ये उसका सीरीज और सिलसिला चलते रहता है। और फिर बोलता है ऐसे जितने भी छोटे 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 तुम्हारे ट्रायंगल बनेंगे, त्रिभुज बनेंगे, उन सभी के पेरीमीटर का सम कितना होगा, उन सभी का क्षेत्रफल का हमारा सम कितना होगा, यहाँ पर ये हमसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा। हमने कहा ठीक है यार, सही बात है, मज़ा है एकदम। अब हम ये पॉइंट को डिफाइन कैसे करेंगे, ये वही बात कहा गया है कि लेट अ ट्रायंगल पी क्यू आर इज फॉर्म्ड। तो लेट अ ट्रायंगल पी क्यू आर इज फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ साइड ऑफ ए बी सी। उसके बाद फिर उसके अंदर फिर एक्स वाई जेड को फॉर्म किया जाता है। ठीक है, एंड ये प्रोसेस को अगर हम कंटिन्यू करते हैं तो उनके यहाँ पर एरिया कितने आएंगे, उनका यहाँ पेरीमीटर कितना आएगा, ये दोनों बातों को हम थोड़ा डिफाइन करते हैं। ये तो सीधा रटने वाला बात हो जाता है, लेकिन ये आया कैसे ज़रा हम वो भी समझाते हैं आपको। ठीक है, तो वो देखिए ज़रा क्या होता है कि जैसे मानिए आपने यहाँ अच्छे तरीके से पढ़ा कि सर हमारे पास एक ऐसा क्या है, त्रिभुज है। ठीक है, फिर इस त्रिभुज के अंदर हमने क्या किया, इसके मध्य बिंदु को यहाँ बनाया, ये इसके मिड पॉइंट हो गए, इनको हमने ज्वाइन किया, फिर उसके बाद हमने इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन किया, फिर उसके बाद हमने इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन किया, और ये सिलसिला हमारा चलता रहा। ये सिलसिला हमारा क्या रहा मेरे भाई, चलता रहा, ऐसे करके प्रोसेस कंटिन्यू रहा। तो हम अगर बात करते हैं यहाँ पर, जो कि हम देखते हैं यहाँ पर, ठीक है,
मान लीजिए प्रोसेस हमारा कंटिन्यू रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है, तो इन सब का जो है सम ऑफ पेरीमीटर कितना होगा। अगर हम बात करते हैं तो सम ऑफ पेरीमीटर हमारा कितना होने वाला है, ये हमारे परीक्षा में हमारा एग्जामिनर पूछता है कि सभी यहाँ पर जितने भी हमारे त्रिभुज होगा ना, इन सभी के परिमापों का योग जो होगा वो कितना होगा। अब जैसा कि हमने आपको बताया कि मान लीजिए कि बाहर वाले की भुजा अगर एक है, तो फिर ये वाली जो भुजा बनेगी ना यहाँ पे, ये वाली भुजा हमारी कितनी हो जाएगी, ये वाली भुजा, तो एक का हमारा आधा हो जाएगा भाई। फिर उसके बाद यहाँ पर ये वाली जो भुजा बनेगी, ये आधे का भी आधा यानी 1/4 हो जाएगा। फिर ये वाली जो भुजा बनेगी, इसका भी आधा यानी a/8 हो जाएगा। समझ रहे हो, जैसे पहले इसका आधा किया गया, फिर उस आधे का ये आधा, फिर इस आधे का ये आधा, तो यानी क्या होता है कि साइड हमारे आधे आधे होते चले जाते हैं। तो जैसे मानो बाहर वाले का साइड अगर a था तो इसका पेरीमीटर कितना था, तो बोलोगे सर बाहर वाले का जो हमारा पेरीमीटर था वो 3a था सर। सबसे बड़े वाले ट्रायंगल का परिमाप, तो a प्लस a प्लस a यानी कितना हो गया, ठीक है, 3a हो गया। अब उसके बाद बात करते हैं हरे वाले के बारे में, ठीक है। तो हरे वाले की भुजा कितनी है, a/2, तो ये भी a/2 यानी a भी a/2, तो हमारा a/2 का कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर a/2 का हमारा 3 गुना ये इसका पेरीमीटर हो जाएगा। फिर उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पीले वाले के साइड के बारे में, इसका भी आधा का मतलब क्या हो जाएगा, a/4, और इसका हमारा ये 3 गुना हो जाएगा। ऐसे कर करके ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा, कहाँ तक जाएगा हमें ये नहीं पता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर कहा हमें क्या चाहिए, इन सब का सम चाहिए मेरे भाई। जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, इसका पेरीमीटर, फिर ये पेरीमीटर, फिर ये पेरीमीटर, मतलब इतना। अगर हम हर जगह से देखें तो हम 3a को कॉमन ले सकते हैं। 3a को कॉमन ले सकते हैं तो क्या बच जाएगा, यहाँ 1 बच जाएगा, यहाँ कितना बच जाएगा 1/2, यहाँ कितना बच जाएगा 1/4, और ये कहानी हमारी चलती चली जाएगी। अब अगर आप गौर से देखेंगे तो इसे हम कहते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या फ़र्क होता है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में दो संख्याओं का जो अंतर होता है वो समान होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं कि 2 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, 8 आ गया, हर जगह जो गैप है वो सेम है, तो इसे हम बोलते हैं AP। लेकिन अगर मान लो कि संख्याएं अपने आप की और बेहतर होती चली जाती है, 2 का 2 गुना 4, 4 का 2 गुना 8, 8 का 2 गुना 16, 16 का 2 गुना 32, यानी इसे हम बोलते हैं GP। यानी जब कुछ जोड़ दिया जाता है या घटा दिया जाता है तो वो AP होता है, और जब कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दिया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, GP। याद रखिएगा, AP में या तो प्लस होता है नहीं तो माइनस होता है, और GP में या तो मल्टीप्लाई होता है नहीं तो डिवाइड होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर कहा चलो ठीक है, ये हमारा क्या है, GP है, क्योंकि संख्या आधा होते चला जा रहा है। आधे का मतलब उसको किससे मल्टीप्लाई किया गया, 1/2 से। अब इन सब का एक बार हम सम निकालते हैं। इन सब का जो है हम एक बार अगर हम सम निकाल कर देखें तो हमारा सम कितना आएगा, तो देखो AP में, देखो जब आप GP पढ़ोगे ना तो GP में सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स का एक फॉर्मूला होता है, और वो होता है A/1 - R। ये ध्यान रखना, ये सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स का फॉर्मूला होता है, ठीक है। यानी यहाँ पर क्या करेंगे, A का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म हमारा कितना हो गया 1, और 1 माइनस कितना हो जाएगा, R हो जाता है। R का मतलब क्या होता है कि ये संख्या अपने आप का कितना गुना हो रही है। अगर 2 गुना हो रही है तो R की वैल्यू 2, 3 गुना हो रही है तो R की वैल्यू 3, आधा हो रहा है तो R का वैल्यू आधा, मतलब जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है वो हमारा R का मान है, तो आधा। समझ गए, A/1 - R। तो अगर हम बात करेंगे 3, ठीक है, ये 1 में से आधा जाएगा तो कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो हमारा जो है 2 ऊपर चला जाएगा, 2 × 3 हमारा 6 यूनिट हो जाएगा। यानी कभी भी इस बात को ध्यान रखना कि एक त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को जोड़कर दुनिया के अनेक सारे आप त्रिभुज बनाते चले जाते हैं, तो उन सभी त्रिभुजों का जो हमारा एक तरीके से पेरीमीटर होता है वो हमारा 6 यूनिट होता है। तो 2018 के मेंस में क्वेश्चन आया था, और क्वेश्चन में ऐसे ही कहा गया था कि आपके पास ऐसा त्रिभुज है, उन त्रिभुज के सभी यहाँ पर मध्य बिंदु को आप जोड़ जोड़ के जो है कई सारे ट्रायंगल बना लिए। यदि बाहर वाले की भुजा हमारी 10 सेंटीमीटर है तो यहाँ बड़े प्यार से क्वेश्चन पूछा गया, फाइंड सम ऑफ ऑल पेरीमीटर, फाइंड सम ऑफ ऑल पेरीमीटर्स।
सभी के परिमापों का योग बताएं कि सभी के परिमापों का योग हमारा कितना होगा। ठीक है, तो आपका तुरंत वहाँ पर आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन अगर मान लीजिए ऐसा आ जाता तो आंसर आप क्या बोलते हैं? आंसर बोलते हैं सर 6 इंटू ए यूनिट। 6 इंटू ए का मतलब क्या हो जाएगा सर? 6 इंटू साइड। साइड की वैल्यू कितनी है? 10, यानी आंसर हमारा कितना आ जाएगा? 60। मतलब जो भी साइड होगा उसका यहाँ पर कितना? 6 गुना। जो भी साइड होगा उसका कितना गुना मेरे भाई? 6 गुना। साइड अगर 10 है तो 10 का 6 गुना, 20 है तो 20 का 6 गुना, 30 है तो 30 का 6 गुना, यानी जो भी हो जाएगा उसका क्या हो जाएगा? 6 गुना हो जाएगा भाई। क्लियर है ये बात यहाँ पे? ठीक है, तो इसीलिए ये जो हमने आपको यहाँ लिखा था ना, द पेरीमीटर ऑफ ऑल द ट्रायंगल इज इक्वल टू 2 इंटू पेरीमीटर ऑफ एबीसी, तो मुझे लग रहा है बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। 3a का 2 गुना यानी 6a यूनिट हम कहते हैं। ठीक है, जीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है। चलिए, अब जैसा कि ये सवाल आपने पढ़ा यहाँ पर कि इन सब के परिमाप का योग कितना होगा, तो 6 यूनिट आ गया। उसी तरीके से अगला क्वेश्चन अराइज होता है, और अगला क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर क्या अराइज होता है? अगला क्वेश्चन सेम फोटो रहता है, सब कुछ रहता है यहाँ पर, बस यहाँ पर सम ऑफ पेरीमीटर ना पूछ के सम ऑफ एरिया पूछ लिया जाता है कि इन सब का हमारा एरिया कितना होगा। तो फाइनली सेम तरीके से ऐसा ही सीरीज़ यहाँ लगता है, और ये जब सीरीज़ आप उसमें लगाते हैं तो उस केस में आपको अच्छे से पॉइंट समझ में आ जाता है। सारा आप कैलकुलेट करेंगे ना, तो जो ये सम ऑफ एरिया जो आ जाएगा ना, सम ऑफ एरिया जो आ जाएगा वो बहुत आसानी से पूरा सॉल्व कर लेना जीपी लगा के, तो उस केस में जो आएगा सम ऑफ एरिया वो बड़े आसान से हो जाएगा। 4/3 इंटू यहाँ पर ट्रायंगल ए बी सी का एरिया, यानी आपको कुछ नहीं करना है, बड़े वाले का एरिया निकालना है, ए बी और सी, यानी ये जो बड़ा वाला भाग है ए बी सी है, इसका एरिया निकाल देना, और इसका एरिया निकाल के इसका 4/3 से मल्टीप्लाई कर देना, तो सब का यानी जितने त्रिभुज बनते चले जाएंगे सभी का क्षेत्रफलों का योग आ जाएगा। तो सभी के पेरीमीटर का योग 6 यूनिट होगा, और सभी के एरिया का जो सम होगा वो हमारा 4/3 इंटू ए बी सी हो जाएगा। ये बात बहुत अच्छे तरीके से यहाँ आपके पीपीटी में मेंशन्ड है। ठीक है, उसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, समय वेस्ट होगा, फ़ायदा है नहीं हमारा यहाँ पे। तो समझ गए मेरी बातों को आप यहाँ पे? तो चलिए आ जाइए, एक एग्जाम्पल है जो अभी फेस 10 में भी क्वेश्चन सेम पूछा गया था, उसको हमने यहाँ टाइप करवा दिया एग्जाम्पल के फॉर्म में। क्वेश्चन क्या कहा गया? कंसिडर एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ ए साइड of unit length. A new equilateral triangle is formed by joining the midpoint of one. Then a third equilateral triangle is formed by joining the midpoint of second. The process continue. The perimeter of all the triangle thus formed is. यानी कहने का मतलब एक हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसके मध्य बिंदु को जोड़ा दूसरा मिला, दूसरे को जोड़ा तीसरा मिला, ऐसे जितने यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हो गए उन सब के यहाँ पर मध्य बिंदु को जोड़ जोड़ के जो त्रिभुज तुम्हारे बनेंगे तो उन सभी के परिमापों का योग कितना होगा। और यहाँ लेंथ कितना दे रखा है? तो साइड ऑफ 1 यूनिट, यहाँ पर जो है इसे कहना चाहिए था प्रॉपर तरीके से यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ का मतलब ही है कितना? 1 यूनिट। तो हमने यहाँ पर क्या पढ़ा था? तो हमने जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा था मेरे भाई कि ऐसे केस में जो आंसर हम देते हैं वो हम 6 इंटू ए देते हैं, और ए का मतलब यूनिट लेंथ, यूनिट का मतलब 1 होता है, यानी 6 इंटू 1 हमारा आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आ जाइए। अब यहाँ नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहा गया? नेक्स्ट पॉइंट कहा गया कि यदि किसी समबाहु त्रिभुज के अंदर किसी बिंदु से इसकी भुजाओं पर डाले गए लंबों की लंबाई P1, P2 और P3 हो तो इन तीनों का जो हमारा सम होता है वो हमारा हाइट के बराबर होता है, एंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू इतना हम कह सकते हैं। अब ये पॉइंट असल में हमारा क्या है वो भी समझिए। तो इस पॉइंट के माध्यम से ये कहने की कोशिश की गई है कि यदि आप मान लीजिए कोई भी ऐसा एक त्रिभुज बनाते हैं, कोई भी ऐसा इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं आप, कोई भी, ठीक है, और इसके अंदर क्या करते हैं आप, कोई भी एक पॉइंट लेते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी पॉइंट लिया आपने और वहाँ से आपने परपेंडिकुलर डालना शुरू कर दिया। एक ये हमारा P1 हो चुका है, दूसरा हमने यहाँ परपेंडिकुलर डाला P2 हो चुका है, और तीसरा इस भुजा पे परपेंडिकुलर डाला, लंब डाला, ये 3 हो चुका है। तो क्वेश्चन में हमसे हमारा बोला जाता है 2 पॉइंट हमें ध्यान रखना है। पहला कि यहाँ पर जब हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो इन तीनों का जोड़ हमारा किसके बराबर आएगा? तो P1 प्लस P2 प्लस P3, ये तीनों को जब आप जोड़ दोगे ना अलग अलग लाके, मैं यहीं पर जोड़ के आपको दिखाता हूँ, देखना ज़रा गौर से, बोलोगे सर चमत्कार हो गया। ठीक है,
बिल्कुल। जब आप इन तीनों को जोड़ोगे ना, टेक्नोलॉजी का कुछ तो फ़ायदा हो, आप इसको यहीं पर रखो, ठीक है। उसके बाद आप इसको थोड़ा सा और रोटेट मारो यहाँ पे और यहाँ लेकर जाओ, ठीक है। और जब आप तीनों को जोड़ के यहाँ लेकर आओगे ना, तीनों को जोड़ के जब यहाँ लेकर आओगे तो पता चलेगा कि सर ये तीनों जो हैं वो हमारे किसके हैं, हाइट के बराबर हैं। जब आप तीनों को जोड़ के लेके आओगे ना, तो ये वाला परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये तीनों हमारे किसके बराबर हो जाएगा, तीनों हमारे हाइट के बराबर हो जाता है। तो यही कहा जाता है कि सम ऑफ ऑल द परपेंडिकुलर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू हाइट। और हाइट हमारा कितना होता है, तो मेरे भाई जो हमारा हाइट होता है ना, वो हमारा बराबर होता है किसके, √3/2 इंटू साइड के। √3/2 इंटू किसके हो जाता है, साइड के हो जाता है। तो कभी भी अगर सम ऑफ ऑल परपेंडिकुलर्स दे तो वहां से साइड निकाल लीजिएगा, और जब साइड आ जाएगा तो यहाँ पर जो है इसके माध्यम से फिर एरिया निकाल लीजिएगा। क्या दिक्कत है, समझ रहे हैं बातों को यहाँ पर या नहीं समझ रहे हैं? चलिए नेक्स्ट पॉइंट की यहाँ बात करते हैं। तो क्वेश्चन में हमारा कुछ उसी प्रकार हमसे पूछा गया है, ठीक है। कहा गया है यहाँ पर कि यदि किसी समबाहु त्रिभुज के अंदर किसी बिंदु से इसकी भुजाओं पर डाले गए लंबों की लंबाई ए, बी और सी है तो क्षेत्रफल कितना होगा। यानी उन परपेंडिकुलर्स का लेंथ दिया गया है, ठीक है, और उन परपेंडिकुलर के लेंथ के माध्यम से आपको क्षेत्रफल पूछा गया है। आपने यहाँ पर ये कहा कि सर देखो यहाँ पर ये हमारा कोई ट्रायंगल होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ जो है एक तरीके से सभी परपेंडिकुलर की लंबाई, एक का ए है, दूसरे का बी है, तीसरे का सी है। तो यहाँ पर जो है इन सभी परपेंडिकुलर्स के सम जो हैं वो हमें दिए गए हैं, लंबाई हमारा दिया गया है, एरिया पूछा है। हमने कहा इन सभी परपेंडिकुलर को जब आप जोड़ेंगे, यानी a प्लस बी प्लस सी जोड़ेंगे, तो इन तीनों का जो सम होगा, इन तीनों का जो सम होगा वो हमारा किसके बराबर होगा, √3/2 इंटू यहाँ पर मान लो इसका साइड x है तो x के हो जाएगा। तो इससे हमारा x का जो वैल्यू आएगा, यानी जो साइड की वैल्यू आएगी वो कितना आ जाएगा, 2 को यहाँ भेजो, √3 को नीचे लेकर आ जाओ, तो 2/√3 इंटू हमारा a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा साइड हो जाएगा। तो अगर हम एरिया की बात करते हैं तो हमारा एरिया कितना हो जाएगा, तो एरिया हमारा इसी का मेरे भाई स्क्वायर, 2/√3 का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4, और √3 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 3, और इंटू a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो एरिया हमारा कितना हो जाएगा, 4/3 इंटू a प्लस बी प्लस सी का वो, सॉरी, एक सेकंड, ये तो हमारा साइड आ गया, और साइड आ गया तो एरिया हमारा क्या होता है, तो एरिया हमारा हो जाता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, √3/4 इंटू इसका स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर हमारा 3 हो जाएगा, इंटू यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा भाई। 4 से 4 खत्म, तो √3/3 इंटू a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है बाहुबली हमारा करेक्ट आंसर आएगा। सर एक आप हमारी आशा हो, आप नहीं हमारे साथ नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात यहाँ पर हम करते हैं। तो अगला पॉइंट हमें क्या कहा गया, वो पॉइंट को हम देखिए। कुणाल जितना अच्छा अगर आप लिखते हैं ना, उतना अच्छा अगर आप पढ़ाई कर लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। जितना हमने आपको पढ़ाया है अगर उतना ही आप पढ़ लें, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कर लें, बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन कर लें, तो बहुत फ़ायदा हो जाएगा भाई, ठीक है। सर आज तो मज़ा आ गया, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो ये समझ पाएँ आप यहाँ पर कि तीनों परपेंडिकुलर का लेंथ हमारा दिया गया है, तीनों परपेंडिकुलर को अगर हम जोड़ेंगे तो वो हमारा हाइट के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम साइड निकालेंगे तो साइड की वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ से हम एरिया निकाल लेंगे तो मेरे भाई एरिया क्या होता है, √3/4 इंटू इसका स्क्वायर, और इसका स्क्वायर हमारा इसके बराबर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात, एक और क्वेश्चन है, एक और पेपर में आपका क्वेश्चन है, वो भी देखिए आप। इसमें क्या कहा गया है, इफ़ द लेंथ ऑफ 3 परपेंडिकुलर्स फ्रॉम अ पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल टू द साइड आर 4, 5 एंड 6। तो एरिया हमसे पूछा गया है।
तीनों परपेंडिकुलर का हमें मान दिया गया है। पहला वाला का वैल्यू 4 है, दूसरे वाले का 5 है, तीसरे वाले का 6 है, तो हमसे एरिया पूछा गया है। हमने यहाँ पर क्या कहा, हमने यहाँ पर ये कहा कि हम तीनों को अगर हम जोड़ते हैं यानी सम ऑफ ऑल द साइड यानी 4 + 5 + 6 ये हमारा बराबर हो जाएगा किसके, तो ये बराबर हो जाएगा मेरे भाई √3/2 इंटू ए के, यानी √3/2 इंटू साइड के। याद करो कहा ना कि तीनों को जोड़ोगे तो उस ट्रायंगल के हाइट के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा, तो हाइट के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से साइड निकालने की कोशिश करें तो देखो 6 4 10 5 15, ये हमारा 15 है, 2 × 15 हमारा हो जाना है 30, और यहाँ बट्टे में आ जाना है हमारा √3। तो 30/√3 जो हो जाएगा वो हमारा किसका वैल्यू हो जाएगा, 30/√3 हमारा साइड का वैल्यू। तो अगर हम एरिया की बात करते हैं तो एरिया हमारा कितना होगा, तो एरिया हमारा हो जाएगा √3/4 इंटू यहाँ पर साइड का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर तुम्हें जो है लेंथ ऑफ 3 परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट एंड इतना इज इतना, देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम बता रहे हैं, तो √3/4 इंटू इसका स्क्वायर, 30 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, तो 900 हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा मेरे भाई। अगर हम 4 से काटेंगे यहाँ पर तो 4 से लगभग कितनी बार में जाएगा, तो 4 से आपका 225 बार में जाएगा। कितनी बार में जाएगा, 225 बार में जाएगा। ठीक है, और फर्दर ये कटेगा क्या, यहाँ पर 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 नहीं कटेगा नहीं कटेगा ये फर्दर। अगर हम थोड़ा सा इसको काटने की कोशिश करें, मुझे लग रहा है सारे ऑप्शंस यहाँ जो दिए गए हैं, हाँ ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर इसे काटे 3 से, अगर हम और काट सकते हैं तो काटे 3 से, अगर हम काटेंगे इसे तो 3 से यहाँ पर जो 7 बार में है और 5 बार में यानी 75√3 जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन आएगा। 75√3 ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली जो है वो करेक्ट आंसर आएगा। मुझे लगा ऑप्शंस गलत है लेकिन एक ऑप्शन था हमारा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसे ही क्वेश्चन आता है आपका। देखो 2D में मैंने क्या कहा कि मैं बिल्कुल बेसिक से नहीं उठाने वाला हूँ, क्योंकि बहुत ऐसे पॉइंट है 2D के यार। ज्योमेट्री 50 क्लासेस हमने क्यों लिया, इसीलिए तो लिया ना ताकि वहाँ पर बहुत सारे पोर्शंस को हम कंप्लीट कर सकें। बताइए, तो इसीलिए वहाँ पर सभी चीज़ों को हमने कवर अप कर लिया है। जो हमारी बातें थी, मीडियन हो गया, मीडियन की लंबाई हो गई, क्षेत्रफल हो गया, जो वहाँ कवर नहीं किया वो यहाँ कवर करेंगे। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो तीनों परपेंडिकुलर का लेंथ हमें दे दिया है, हमें क्षेत्रफल पूछ लिया। तीनों परपेंडिकुलर की लंबाई हाइट के बराबर होती है, यहाँ से हमने साइड निकाल लिया, साइड निकालने के बाद क्षेत्रफल निकाल दिया, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए आ जाइए। अब उसके बाद बात करते हैं, जब आपने किसी त्रिभुज के बारे में पढ़ा है, सर बोर्ड का रंग ग्रीन कर लीजिए, वाइट बोर्ड से आंखों पे ज़्यादा चमक पड़ती है। बहुत शानदार। और जो व्हाट्सएप पर आप रात रात भर चैट करते हैं उससे चमक नहीं पड़ती है, मतलब है। वाह वाह वाह, सही जा रहे हो मतलब। देख रहे हो भाई साहब, सफ़ेद कलर से इनके आंखों में चमक पड़ रही है। और जो कंबल में घुस के आराम से जो है रात के 1 बजे 1:30 बजे तक ये जो चैट करते हैं उनसे चमक नहीं जाता है। फिर ये नाइट मोड में चैट करते हैं। मेंस की क्लास आज होगी, और आज से हमारा मेंस स्पेशल बैच स्टार्ट हो रहा है रात में 10:30 से 12। ठीक है, बुझे या नहीं बुझे बताइए। चलिए आ जाइए। ठीक है सर, कलर, अरे सफ़ेद रंग पे हर कुछ चढ़ जाता है पागल, इसीलिए सफ़ेद कलर पे पढ़ाया जाता है। देखो सफ़ेद पे नीला भी कर सकते हो, पीला भी कर सकते हो, लाल भी कर सकते हो। बोर्ड हरा कलर कर दिए तो कुछ समझा ही नहीं पाएंगे। गजब बतियाते हो यार। हाँ, उसमें एनर्जी मिलता है, बहुत शानदार। देखिए IS बीरेंद्र जो है मज़े ले रहे हैं, कहते सर उसमें एनर्जी मिलता है। वाह एग्जाम्पल में नंबरिंग करवा दीजिएगा। ठीक है मालिक, जैसा आदेश करिए आप। एग्जाम्पल में अगली बार से नंबरिंग करवा देंगे। अब जो PPT बन गई है वो बन गई है, अगली बार आदेश दीजिएगा, बिल्कुल नंबरिंग करवा देंगे। हाँ देखो, एक बच्चा कह रहा है ब्राइटनेस का ऑप्शन भी आता है मोबाइल में, उसका भी इस्तेमाल कर लिया करें।
आ जाइए, चलिए तो आगे बढ़ें। अब जैसा कि आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ट्रायंगल, तो ट्रायंगल के हमारे दोनों पार्ट होते हैं। एक हमारा अंदर वाला भी सर्कल होता है, एक बाहर वाला भी सर्कल होता है। अंदर वाले को हम क्या बोलते हैं, इन सर्कल बोलते हैं, और बाहर वाले को क्या बोलते हैं, सरकम सर्कल बोलते हैं। यानी अंतः त्रिज्या हो गया, और ये हमारा सॉरी ठीक है, इसके सेंटर को इन सेंटर बोलते हैं, बाहर वाले के सेंटर को सरकम सेंटर यानी अंतः केंद्र और परिकेंद्र, और सर्कल को हम क्या बोलेंगे यहाँ पर। चलिए तो जैसा कि हमने आपको कहा कि अगर हमारे पास कोई भी त्रिभुज है तो इसके अंदर जो हम सर्कल बनाते हैं, तो उस सर्कल की मेरे भाई अपनी भी क्या होती है, उस सर्कल की मेरे भाई अपनी भी प्रॉपर तरीके से एक हमारा हो जाता है रेडियस। क्या हो जाता है, रेडियस हो जाता है। उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं इन रेडियस। ठीक है, और जो ये बाहर वाला सर्कल होता है, बड़ा वाला सर्कल होता है, इसे हम कहते हैं सरकम रेडियस, कैपिटल आर कहते हैं। ये सारी बातें हमने आपको अच्छे तरीके से बताया है। अब यहाँ थोड़ा सा रिवाइज करने का ज़रूरत है, और वो रिवीजन क्या है, तो वो रिवीजन समझिए। कहने का मतलब मेरा यहाँ पर ये है कि जब भी आप, जैसे मान लीजिए ये ट्रायंगल हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, हमने क्या कहा, ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसका जो हमारा इन रेडियस होता है वो हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल का कितना होता है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का इन रेडियस हमारा साइड अपॉन 2√3 होता है। याद कर लेना। सरकम रेडियस हमारा कितना होता है, तो साइड अपॉन √3 होता है। ठीक है, समझ गए यहाँ पर, कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी है। जब आप इन दोनों का यहाँ रेशियो लेते हैं, जब आप इन दोनों का रेशियो लेते हैं, यानी इसको जब आप इसके साथ डिवाइड करते हैं, यानी a/2√3 को जब आप डिवाइड करते हैं किसके साथ, a/√3 के साथ, तो √3 से आपका √3 खत्म, a से आपका a खत्म, ये 2 नीचे चला आता है, तो रेशियो हमारा 1/2 हो जाता है। यानी छोटे वाले की रेडियस अगर 1 यूनिट है तो बड़े वाले की रेडियस हमारी 2 यूनिट हो जाती है। ठीक है, समझ गए। तो इस आधार पर उनका जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, तो जैसे आपको भी पता है कि जो एरिया होता है वो हमारा हो जाएगा πr², और इसका एरिया हो जाएगा पाई इंटू कैपिटल आर का होल स्क्वायर। पाई से पाई खत्म, r/r का होल स्क्वायर, यानी इनका होल स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 1/4 हो जाएगा। तो क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, कई बार आपसे पूछा जाता है कि इन रेडियस सरकम रेडियस का रेशियो बताओ, तो 1/2। ठीक है, अंदर वाले सर्कल और बाहर वाले सर्कल का क्षेत्रफल का अनुपात बताओ, तो 1/4। और तीसरा जो हमसे पूछा जाता है वो हमसे छोटू रेडियस, यहाँ पर साइड और यहाँ सरकम रेडियस की वैल्यू हमसे पूछी जाती है, इनका अनुपात। तो ये आप निकाल सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर हम बात करते हैं चलो निकालने की, तो जैसे हमसे क्या पूछा गया, सरकम रेडियस पूछा गया, साइड हमसे पूछा गया, सॉरी इन रेडियस, साइड और यहाँ पर सरकम रेडियस, तो सब का रेशियो आप निकालो एक बार, देखो क्या आ रहा है। तो बोलोगे सर ये छोटे वाला जो होता है वो हमारा कितना होता है, a/2√3 होता है। ये जो साइड हमारा होता है कितना होता है, a होता है। और अगर हम बात करते हैं इसको लेकर, तो सर ये a/√3 होता है ना। ठीक है, बहुत शानदार है। हमारा अगर a से सब हमारा ख़त्म हो जाएगा सर। अब सब में क्या कर दीजिए सर, 2√3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2√3 से। तो जब हम इसमें 2√3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसमें 2√3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2√3 हो जाएगा। और इसमें यहाँ पर 2√3 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये ख़त्म कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो हमारा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा रेशियो हो जाएगा 1 2√3 और हमारा हो जाएगा 2। तो ये भी एक बार पेपर में पूछा गया प्रश्न है कि अगर यहाँ बात करते हैं इन रेडियस हो गया, साइड हो गया, सरकम रेडियस हो गया, तीनों का यहाँ पर रेशियो कितना है, 1 2√3 और 2। सर CHSL के लिए बैच टाइम ना, ये मेंस बैच में एनरोल करना है क्या। CHSL का देखो ऐसा नहीं है, CHSL के लिए मेंस वालों को या मेंस का बैच लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं यार। आप जो पढ़ रहे हैं आप इसी को पढ़िए, CHSL आपका इसी में क्लियर हो जाएगा। वो तो सीजल मेंस का बैच है जो सीजल मेंस के लिए स्पेशल है। ठीक है, चलिए तो क्लियर हो गया यहाँ पर।
तो बहुत शानदार। तो ये हमारा जो था वो आज के हमारे टॉपिक्स थे। आज के लिए हमें इतना ही करना था, और बाकी जब अगली क्लास में हम आएंगे तो अगली क्लास में थोड़े से और थ्योरी हम जानेंगे, थोड़ा हम और क्वेश्चंस लगाएंगे। लगे हाथ हम थ्योरी पढ़ते चलेंगे, क्वेश्चंस लगाते चलेंगे। समझ गए मेरी बातों को आप यहाँ पे? ठीक है, तो बढ़िया से आप लोग पढ़ाई करते रहो। हम अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ने वाले हैं आप लोगों के लिए। समझ रहे हैं? कोई भी कसर हम नहीं छोड़ने वाले हैं। बस आप लोग दिल लगा के, मन लगा के पढ़ाई करते रहो। अपना स्ट्रेटजी बनाओ, अपना रूटीन बनाओ। जो कमियां हैं अपने कमियों के ऊपर काम करो अच्छे से। ठीक है, जितनी चीज़ें आपने अपने एंड में नहीं की है, जैसे वोकैबुलरी याद नहीं किया है, करंट अफेयर नहीं पढ़ा है, तो उन्हें पढ़ो। क्योंकि देखो सीजीएल का पेपर तो चला गया, अब सीएचएसएल का बारी है और मेंस का बारी है। नहीं पढ़ोगे इसमें डेडिकेशन के साथ तो ये भी मेरे भाई निकल जाएगा आपका। ठीक है, तो ये भी ध्यान दो थोड़ा सा अच्छे तरीके से। ठीक, खुश रहो, मस्त रहो, ध्यान रखो। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।